जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन अग्रवाल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पेपर कोड MPSP 509 एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आधुनिक भारत के वास्तुकार के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिनका पेपर आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो ये महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। गांधी जी का जो पूरा नाम था वो क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी। गांधी जी ने जो वकालत की पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी? तो वो इंग्लैंड से की थी। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहां से की थी। सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहां से की थी? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। लिखित जो आत्मकथा का जो नाम है वो क्या है? वो सत्य के प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार सत्य का सर्वोच्च रूप क्या है। सत्य का जो सर्वोच्च रूप है वो क्या है? सत्य का जो सर्वोच्च रूप है वो क्या है? वो ईश्वर है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने सत्य को जीवन में किस रूप में अपनाया। सत्य को जीवन में किस रूप में अपनाया? तो अनुभव और आचरण के रूप में अपनाया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार बिना सत्य के अहिंसा क्या है? अधूरी है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, यह विचार किसके हैं? सत्य ही ईश्वर है, ये विचार किसके हैं? तो ये गांधी जी के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का सर्वोच्च रूप क्या है। गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा का जो सर्वोच्च रूप है वो क्या है? अहिंसा का जो सर्वोच्च रूप है वो क्या है? वो है करुणा और प्रेम है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने अहिंसा को क्या माना। गांधी जी ने अहिंसा को क्या माना? तो गांधी जी ने अहिंसा को क्या माना? ये गांधी जी ने अहिंसा को जीवन का अस्थायी सिद्धांत माना। जीवन का अस्थायी सिद्धांत माना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी को अहिंसा की प्रेरणा मुख्य रूप से किससे मिली। गांधी जी को जो अहिंसा की जो प्रेरणा मिलती है वो मुख्य रूप से किससे मिली? तो वो किससे मिली? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो सी होगा। ठीक है, भगवत गीता और जैन धर्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा का जो अर्थ है वो क्या है? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने माना। सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने माना, तो क्या माना? वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ये ट्रस्टीशिप से संबंधित ये प्रश्न है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत का उद्देश्य था
वो क्या था गांधी जी का, तो वो क्या था, वो संपत्ति का नैतिक उपयोग था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संपत्ति का नैतिक उपयोग। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा किसके लिए प्रस्तावित की थी। ट्रस्टीशिप की अवधारणा किसके लिए प्रस्तावित की थी, तो वो किसके लिए, पूंजीपतियों के लिए। वो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, पूंजीपतियों के लिए ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या किए थे, प्रस्तावित किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार पूंजीपति समाज में क्या भूमिका निभाएं। पूंजीपति जो थे वो समाज में क्या भूमिका निभाएं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ट्रस्टी मतलब संरक्षण का भूमिका निभाएं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ट्रस्टीशिप का संबंध किस प्रकार की व्यवस्था से है। ट्रस्टीशिप का संबंध किस प्रकार की व्यवस्था से है, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था से है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नैतिक पूंजीवाद से। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी उपनिवेशवाद को क्या मानते थे। उपनिवेशवाद को क्या मानते थे गांधी जी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नैतिक पतन और शोषण की प्रणाली मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने उपनिवेशवाद की सबसे तीव्र आलोचना किस कृति में की। ठीक है, वो उपनिवेशवाद की सबसे तीव्र आलोचना किस कृति में की, तो ये किस कृति में की, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, युवा भारत की सत्य के प्रयोग। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, हिंद स्वराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार भारतीय समाज को उपनिवेशवाद से मुक्त करने के लिए क्या आवश्यक है। उपनिवेशवाद से मुक्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी। आत्मनिर्भरता और क्या हो जाएगा, स्वदेशी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि साम्राज्यवाद के बारे में गांधी जी की दृष्टि क्या थी। साम्राज्यवाद के बारे में गांधी जी की जो दृष्टि थी वो क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हिंसा और शोषण पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हिंसा और शोषण पर आधारित थी। साम्राज्यवाद के बारे में गांधी जी की दृष्टि क्या थी, तो हिंसा और शोषण पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन से साम्राज्यवाद का विरोध किया। गांधी जी ने किस आंदोलन से साम्राज्यवाद का विरोध किया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सही होगा, क्योंकि गांधी जी ने साम्राज्यवाद का विरोध भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन तीनों आंदोलन से किया, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने किस सिद्धांत के माध्यम से साम्राज्यवाद को चुनौती दी। गांधी जी ने किस सिद्धांत के माध्यम से साम्राज्यवाद को चुनौती दी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सत्य और अहिंसा के माध्यम से साम्राज्यवाद को चुनौती दी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न राष्ट्रवाद से प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद का आधार क्या होना चाहिए। राष्ट्रवाद का आधार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, सत्य और अहिंसा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी का राष्ट्रवाद किस प्रकार का था। गांधी जी का जो राष्ट्रवाद था वो किस प्रकार का था, तो वो किस प्रकार का था, समावेशी और नैतिक राष्ट्रवाद था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा, समावेशी और नैतिक राष्ट्रवाद था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के राष्ट्रवाद में प्रमुख रूप
से क्या शामिल था? गांधी जी के राष्ट्रवाद में जो प्रमुख रूप से क्या शामिल था, तो क्या शामिल था? वो सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता शामिल था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के विचार में सच्चा राष्ट्र वही है जहां सच्चा राष्ट्र वही है जहां नैतिकता और जन कल्याण हो। क्या हो? नैतिकता और जन कल्याण हो। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज का वास्तविक अर्थ क्या था? ठीक है, गांधी जी के अनुसार जो स्वराज का जो वास्तविक अर्थ था वो क्या था? स्वराज के जो वास्तविक अर्थ था वो क्या था? तो जो इसका सही आंसर होगा, आंसर ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी ने स्वराज की अवधारणा को विस्तार से किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? ठीक है, किस पुस्तक में? तो वो हिंद स्वराज पुस्तक में क्या किए? प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा किस पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं? तो वो हिंद स्वराज में किए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज की प्राप्ति के लिए कौन आवश्यक है? ठीक है, कौन आवश्यक है? तो कौन आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, अहिंसात्मक जन आंदोलन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। गांधी जी के अनुसार स्वराज की प्राप्ति के लिए कौन आवश्यक है? इन चार विकल्पों में तो ये अहिंसात्मक जन आंदोलन क्या है? आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज की शुरुआत कहाँ से हुई? स्वराज की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? वो सरकार से, समाज से, व्यक्ति से कि पंचायत से? ठीक है, तो ये कहाँ से हुई? ये व्यक्ति से हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के स्वराज में किसका अधिक महत्व था? गांधी जी के जो स्वराज में किसका अधिक महत्व था? केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, उद्योगपति की न्यायपालिका? ठीक है, तो वो किसका अधिक महत्व था? वो ग्राम पंचायत का था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था? ठीक है, किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति था। तो ये सारे आंदोलन हैं, ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? तो जो उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में हुआ था, इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी के पिता कौन थे? नेहरू जी के जो पिता थे वो कौन थे? नेहरू जी के पिताजी कौन थे? वो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? जहाँ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन कहाँ वो प्राप्त किए? तो वो कहाँ प्राप्त किए? वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेहरू जी ने उच्च शिक्षा की प्राप्ति कहाँ से की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस पुस्तक की रचना जेल में की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस पुस्तक की रचना कहाँ की थी? जेल में की थी। तो जेल में की थी तो ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक पुस्तक है जिसकी रचना कहाँ किए थे? वो जेल में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो वो कब बने? वो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 1947 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 1947 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी किस प्रकार के समाजवाद के पक्षधर थे? नेहरू जी किस
नेहरू जी किस प्रकार के समाज के क्या थे, पक्षधर थे। तो किस समाज के पक्षधर थे, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी के समाजवादी दृष्टिकोण में किसका प्रमुख स्थान था। नेहरू जी के समाजवादी दृष्टिकोण में किसका प्रमुख स्थान था, तो किसका प्रमुख स्थान था, तो राज्य का नियमन और आर्थिक समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर किस देश की विचारधारा का प्रभाव अधिक था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर किस देश का विचारधारा का प्रभाव क्या था, अधिक था। ठीक है, अमेरिका, रूस, सोवियत संघ की, जर्मनी की, चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सोवियत संघ मतलब रूस। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी के राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। नेहरू जी के राष्ट्रवाद की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो क्या थी। ठीक है, तो वो क्या थी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष आधुनिक और समावेशी राष्ट्रवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी किस प्रकार के राष्ट्रवाद के पक्ष में थे। नेहरू जी किस प्रकार के राष्ट्रवाद के पक्ष में थे, तो किस प्रकार के थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आधुनिक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के पक्ष में थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, राष्ट्रवाद के पक्ष में थे तो वो किसके, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए किस नीति पर बल दिया। नेहरू जी ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए किस नीति पर बल दिया, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता पर क्या किए, बल दिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ये योजना प्लानिंग से संबंधित प्रश्न है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई। भारत में जो योजना आयोग की जो स्थापना हुई वो किसके नेतृत्व में की गई थी, तो किसके नेतृत्व में की गई थी, वो पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, वो पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी को किस नाम से पुकारा जाता है जो भारत में योजना प्रणाली का समर्थन करता है। ठीक है, तो नेहरू जी को किस नाम से पुकारा जाता है कि भारत में योजना प्रणाली का समर्थन करता है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, भारतीय योजनावाद के जनक ये के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। और भारतीय योजनावाद के जनक ये किसे जानते हैं, ये नेहरू जी को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी किस प्रकार की योजना प्रणाली के समर्थक थे। तो नेहरू जी किस प्रकार की योजना प्रणाली के समर्थक थे, तो किस प्रकार की योजना प्रणाली के समर्थक थे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केंद्रीकृत नियोजन से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केंद्रीकृत नियोजन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वो किस वर्ष शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1951 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 1951। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे।
नेहरू जी किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे? तो किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे? तो वो उदार और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नेहरू जी के अनुसार जो लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, नागरिकों की जागरूकता और उत्तरदायित्व पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने लोकतंत्र को किससे जोड़ा? नेहरू जी ने लोकतंत्र को किससे जोड़ा? तो किससे जोड़ा? आर्थिक विकास, धार्मिक पहचान की, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जाति व्यवस्था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी की दृष्टि में लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या था? नेहरू जी की दृष्टि में जो लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? ठीक है, तो इसका जो क्या था वो सामाजिक और आर्थिक न्याय था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी के अनुसार आधुनिक भारत की नींव किस पर आधारित होनी चाहिए? किस पर आधारित होनी चाहिए? तो किस पर आधारित होनी चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी विकास की पर क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए। जो आधुनिक भारत का जो नींव है वो किस पर आधारित होना चाहिए? वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी विकास पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आधुनिकता को लेकर नेहरू जी का दृष्टिकोण किस पर केंद्रित था? आधुनिकता को लेकर नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था वो किस पर केंद्रित था? तो किस पर केंद्रित था? वो औद्योगिकरण, विज्ञान और तकनीकी प्रगति पर क्या था? वो केंद्रित था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा? तो ये कथन नेहरू जी ने कहा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी के अनुसार आधुनिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? नेहरू जी के अनुसार आधुनिक समाज में सबसे जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वो वैज्ञानिक चिंतन। वो क्या है? वैज्ञानिक चिंतन और विवेक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए किस मॉडल को अपनाया? वो किस मॉडल को अपनाया? तो किस मॉडल को अपनाए? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध विकास को अपनाए। ठीक है, योजनाबद्ध विकास को क्या किए? अपनाए। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू जी की आधुनिकता का विचार किस विचारधारा से प्रभावित था? नेहरू जी का आधुनिकता का विचार किस विचारधारा से प्रभावित था? तो किस विचारधारा से प्रभावित था? वो पश्चिमी उदार लोकतंत्र और समाजवाद विचारधारा से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर जी किस जाति से संबंधित थे? अंबेडकर जी किस जाति से संबंधित थे? तो वो किस जाति से संबंधित थे? तो अछूत दलित मतलब महार जाति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का क्या कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो वो निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टरेट की डिग्री किस विश्वविद्यालय में प्राप्त किए थे। तो किस विश्वविद्यालय में प्राप्त किए थे, तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। देखिए, अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण भी कर लिए थे, तो किस सन में वो किए थे, तो किस वर्ष में किए थे, 1956 में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार के समाज के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार के समाज के पक्षधर थे, तो किस समाज के पक्षधर थे, तो वर्ग विहीन, जाति विहीन और समता विहीन समाज के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। ठीक है, यह कथन किसका है। ठीक है, यह कथन किसका है, तो ये अंबेडकर जी का है। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। यह कथन किसका है, ये अंबेडकर जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की। सामाजिक समानता के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की, तो ये किस आंदोलन की शुरुआत की, ये मदिरा प्रवेश, ये कौन सा आंदोलन था, मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये क्या था, मंदिर प्रवेश आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर का अर्थव्यवस्था के बारे में दृष्टिकोण किस पर आधारित था। अर्थव्यवस्था के बारे में दृष्टिकोण किस पर आधारित था, तो किस पर आधारित था, वो किस पर आधारित था, तो समाजवाद और राज्य की भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने किस वर्ग के आर्थिक शोषण पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, अंबेडकर ने किस वर्ग के आर्थिक शोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिए, तो किस पर किए, वो मजदूरों और दलितों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस औद्योगिक नीति की वकालत की। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस औद्योगिक नीति की वकालत की, तो किस नीति की वकालत की थी, तो राज्य के नियंत्रण में मुख्य उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ क्या है। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है, वो है सामाजिक और आर्थिक समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र के लिए किस सिद्धांत को सबसे आवश्यक माना। ठीक है, किस सिद्धांत को सबसे आवश्यक माना, तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नैतिकता और सामाजिक न्याय को क्या माना, आवश्यक माना। ठीक है, नैतिकता और सामाजिक न्याय को क्या माना, आवश्यक माना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने लोकतंत्र को किसका माध्यम माना। अंबेडकर ने लोकतंत्र को किसका माध्यम माना, तो किसका माध्यम माना, तो ये सामाजिक परिवर्तन और समानता का क्या किया, माध्यम माना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर किस प्रकार के राज्य के पक्षधर थे। अंबेडकर किस प्रकार के राज्य के पक्षधर थे, तो किस प्रकार के राज्य के पक्षधर थे, तो लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंबेडकर जी का विचार था कि राज्य को किसकी गारंटी देनी चाहिए।
अंबेडकर जी का विचार था कि राज्य को किसकी गारंटी देनी चाहिए, तो किसकी गारंटी देनी चाहिए, तो सामाजिक न्याय और समानता की गारंटी देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किन मूल तत्वों में अंबेडकर की भूमिका प्रमुख रही। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किन मूल तत्वों में अंबेडकर की भूमिका क्या रही, प्रमुख रही, तो किस में रही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में इनकी मूल भूमिका रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1910 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया ने पीएचडी कहाँ से की थी, तो राम मनोहर लोहिया ने पीएचडी कहाँ से की थी, तो राम मनोहर लोहिया ने पीएचडी कहाँ से की थी, तो वो वर्लिन विश्वविद्यालय से की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर लोहिया किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े थे। ठीक है, किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े थे, तो किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े थे, तो समाजवाद विचारधारा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर लोहिया ने किस पार्टी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। डॉक्टर लोहिया ने किस पार्टी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का विचार किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया था। डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का जो विचार था वो किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया था, तो किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया था, वो सामाजिक क्रांति उद्देश्य से प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सामाजिक क्रांति। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सामाजिक क्रांति। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सप्त क्रांति में कितने प्रकार की क्रांतियां शामिल थी। सप्त क्रांति में वो कितने प्रकार की क्रांतियां क्या थी, सम्मिलित थी, तो कितने प्रकार की क्रांतियां सम्मिलित थी, तो वो 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सप्त क्रांति का हिस्सा है, कौन सा सप्त क्रांति का हिस्सा है, तो ये है युद्ध की विरुद्ध क्रांति। युद्ध की विरुद्ध क्रांति, ये युद्ध की विरुद्ध क्रांति, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सप्त क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। सप्त क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, सप्त क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, सप्त क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज को व्यापक रूप से बदलना। समाज को क्या करना, व्यापक रूप से बदलना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लोहिया का समाजवाद किस पर आधारित था। लोहिया का जो समाजवाद था वो किस पर आधारित था, तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लोहिया के अनुसार भारत के समाजवाद की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। लोहिया के अनुसार भारत के समाजवाद की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो क्या है, वो क्या है, सामाजिक न्याय है। वो क्या है, सामाजिक न्याय है। ऑप्शन नंबर 20 की क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर लोहिया ने किस सिद्धांत का विरोध किया। डॉक्टर लोहिया ने किस सिद्धांत का विरोध किया, तो किस सिद्धांत का विरोध किया, वो जातिगत विषमता को का विरोध किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लोहिया के अनुसार न्याय संगत वितरण का आधार क्या होना चाहिए। न्याय संगत वितरण का आधार क्या होना चाहिए, तो न्याय संगत वितरण का आधार क्या होना चाहिए, तो व्यक्ति की आवश्यकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यक्ति की आवश्यकता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लोहिया ने कहा कि समाज में संसाधनों का वितरण कैसा होना चाहिए। लोहिया ने कहा कि समाज में संसाधनों का वितरण कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समता और
जरूरत के अनुसार होना चाहिए, क्षमता और जरूरत के क्या होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लोहिया का सर्वोदय किसके विचारों से प्रेरित था। ठीक है, प्रेरित था। लोहिया का जो सूर्योदय किसके विचारों से प्रेरित था, तो किसके विचारों से प्रेरित था, वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, और सेकंड लास्ट, सूर्योदय का अर्थ क्या है। सूर्योदय का अर्थ क्या है, तो सूर्योदय का अर्थ है सभी का विकास और उत्थान। सूर्योदय का अर्थ होता है सभी का विकास और उत्थान। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले एक लास्ट प्रश्न को देखेंगे कि लास्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है। लास्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि लोहिया के सूर्योदय के विचार में प्राथमिकता किसे दी गई। ठीक है, तो लोहिया के सूर्योदय के विचार में जो प्राथमिकता दी गई वो किसे दी गई, पिछड़े और ग्रामीण वर्गों को क्या किया गया, प्राथमिकता की। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।